गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग। मेरा नाम कृष्णन गुप्ता है और आज मैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, चूँकि ये रिकॉर्डेड सेशन होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो भी पॉइंट्स आपको नोट डाउन करवाऊँगा, आप हर एक पॉइंट्स को अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करना है। ये जो पूरा चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये बेसिकली डिस्कशन का चैप्टर है। तो मैं हर एक टॉपिक पर पहले आपको डिस्कशन करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिसे आप नोट डाउन कीजिएगा। आइए हम लोग इस चैप्टर के टॉपिक्स को थोड़ा सा देखते हैं। तो इस चैप्टर में आपको टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। नंबर 1 है हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, यानी हम लोग डेमोक्रेसी के आउटकम को कैसे इवेल्युएट करेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपको समझना है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसे कहते हैं। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट है, फिर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और पॉवर्टी है। फिर नंबर 5 पे हम लोग पढ़ेंगे कि सोशल डाइवर्सिटी का एकोमोडेशन किस तरीके से हुआ। उसके बाद डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन को हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, बेसिकली जो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने के क्या क्या फ़ायदे हुए, जैसे बहुत सारा जो आप जब पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। समझिएगा ध्यान से, जैसे मोनार्की भी एक तरह का गवर्नमेंट है और डिक्टेटरशिप भी आपने पढ़ा होगा। स्पेलिंग यहाँ थोड़ा सा गलत लिखाया है, कोई बात नहीं। उसी तरीके से डेमोक्रेसी भी एक तरह का गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और हमारा जो इंडिया है उसमें डेमोक्रेसी को ही अपनाया गया है। तो इसके जब डेमोक्रेसी अपनाया गया तो इसके बाद इसके क्या क्या रिजल्ट हुए, क्या क्या फ़ायदे हुए कंट्री में, हमें वो सारी चीज़ें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो एक एक करके हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। ध्यान से समझिएगा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है असेस, इसका मतलब होता है इवेल्युएट। क्या होता है? इवेल्युएट। यानी जब डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी के आने के बाद उसका जो रिजल्ट हुआ, यानी जो किसी भी कंट्री में जब डेमोक्रेटिक कंट्री आई तो उसके बाद उस कंट्री में जो जो चीज़ें सुधरी, या फिर उस कंट्री में जो जो चीज़ें एक बेहतर ढंग से सेटअप में आई, तो उसी सारे सेटअप को हम लोग इवेल्युएट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हिस्टोरिकली अगर हम लोग बात करें, आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली समझाता हूँ मैं। अगर बात करें हम लोग तो पहले मोनार्की चलती थी। मोनार्की में क्या होता था, और साथ ही साथ डिक्टेटरशिप भी चलती थी। ये इन सभी में क्या होता था कि एक किंग होता था। ध्यान दीजिएगा, एक किंग होता था, और वो जो किंग होते थे वही रियल हेड होते थे किसी भी कंट्री के। कौन? किंग। अब जो है जैसे किंग बोलेगा उसी तरीके का डिसीजन कंट्री में लिया जाएगा। अब चाहे किंग का जो भी डिसीजन वो सही हो या गलत हो, कंट्री के हर एक सिटीजन को वो मानना जरूरी पड़ रहता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया तो लोगों ने जो है मोनार्की और डिक्टेटरशिप जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अपोज किया। उन्हें ये इस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही थी। तो टाइम जैसे जैसे बदलता गया, चेंज होता गया, तो हमारा डेमोक्रेसी जो है वो सेटअप में आया। आप लोग डेमोक्रेसी का मतलब आप सभी को पता होगा कि एक ऐसा गवर्नमेंट जहां कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, साथ ही साथ उस कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो जैसे ही लोगों ने मोनार्की और डिक्टेटरशिप जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपोज किया तो डेमोक्रेसी इवॉल्व होकर आई। डेमोक्रेसी एक बेहतर गवर्नमेंट के रूप में आई। तो जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत सारी कंट्री ने माना, साथ ही साथ ये इंडिया में भी फॉलो किया गया, तो लोगों ने क्या पाया? लोगों ने पाया कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ अदर होगा,
डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी जो है कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है, बढ़िया है। तो जब हम ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बढ़िया है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि कैसे बढ़िया है। आखिर क्यों हम मोनार्की को नहीं अपनाएंगे, क्यों डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, हमें ये बताना होगा। तो उसी के लिए देखिए पहला कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट आप सिंपल जानते हो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक लोगों के साथ इक्वलिटी के साथ पेश आया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन, हर एक व्यक्ति को इक्वलिटी मिले, ऐसा काम होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट का बात करें तो सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति के डिग्निटी को यहाँ बढ़ाया जाता है। डिग्निटी मतलब हर एक व्यक्ति की गरिमा को, हर एक व्यक्ति का शान को, हर एक व्यक्ति किसी भी कंट्री में जहाँ डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है वहाँ मान मर्यादा के साथ रह सके, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसका कायम रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है। जैसे मोनार्की में अगर कोई व्यक्ति सही काम भी किया है और राजा उसे पनिशमेंट देता है तो उस वहाँ क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का मान मर्यादा लो होता है। तो लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या होगा कि हर एक व्यक्ति के डिग्निटी को सपोर्ट मिलता है, उसे बढ़ाया जाता है, इन्हेंस किया जाता है। तो ये सिर्फ पॉसिबल है डेमोक्रेटिक कंट्री में। अगर नंबर 3 देखें तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होता है। जैसे अगर कंट्री में कोई भी डिसीजन लिया जाता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो बहुत ही सोच समझ से, बहुत ही प्रोसेस के साथ होता है। लेकिन मोनार्की और डिक्टेटरशिप जैसे गवर्नमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ डायरेक्ट जो हेड होते हैं वो डिसीजन बना देते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे परमानेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, जैसे IAS IPS, उन जिसमें हम लोग जो ऊंचे पोस्ट होते हैं उसमें सेक्रेटरी पद भी होता है। तो उन सभी का हेल्प लेने के बाद, काफ़ी टाइम लगने के बाद, बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन बनाया लिया जाता है। तो वो ऐसा डिसीजन जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो डिसीजन मेकिंग तो अच्छा होगा ही। तो ये कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। तो 3rd पॉइंट वही कहता है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। नंबर 4 अगर हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी झड़प होता है कि या किसी कम्युनिटी के बीच ही क्यों ना हो जाए या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच क्यों ना हो जाए, तो डेमोक्रेसी में ये इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने के लिए एक बेहतर मेथड है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ध्यान दीजिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविज़न दिए हैं और बहुत सारे पावर दिए हैं। और साथ ही साथ हमारे किसी भी कंट्री में जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ कोर्ट्स का एक सेटअप होता है। जैसे इंडिया में सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है। तो कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सबूतों के आधार पर इन कोर्ट में डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मोनार्की डिक्टेटरशिप में तो वहाँ इस तरह का कोई सेटअप आपको नहीं मिलेगा। लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो अगर डेमोक्रेसी में अगर आप कोई नॉर्मल गलती करते हैं तो आपको उसे सुधारने का भी मौका मिलता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन मोनार्की में ऑल डिपेंड्स अबाउट ऑन द किंग, राजा के ऊपर डिपेंड करता है। डिक्टेटरशिप में भी जो नॉमिनल हेड होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। तो इतने सारे फ़ायदे जब हमें निकल के आए डेमोक्रेसी में तो हम बेझिझक बोल सकते हैं डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। देखिए सेकेंड टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब ये जो तीनों टर्म है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब कोई भी आंसर लिखोगे इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको ये तीनों वर्ड ज़रूर ऐड करना है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। अब आइए हम लोग एक एक करके पहले इस तीनों वर्ड को समझते हैं। देखिए होता क्या है कि कोई भी जब डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है वो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, प्लस रिस्पॉन्सिव होती है और उसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। अकाउंटेबल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अकाउंटेबल की हम लोग बात करें, अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल टू द पीपल।
यानी कोई भी काम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है तो उसकी जवाबदेही होती है कि वो जो गवर्नमेंट है उन लोगों को दे। जैसे कोई भी पॉलिसी बनाई, तो कोई भी पॉलिसी अगर बनाई तो उस पॉलिसी से क्या बेनिफिट है और क्या क्या फ़ायदे उसके फ्यूचर में हो सकते हैं, और वो पॉलिसी क्यों बनाई गई, किस क्या कंडीशंस पे वो पॉलिसी बनाई गई है, ये सरकार की जवाबदेही होती है कि वो लोगों तक दे। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी छोटी बहन कहती है कि भैया आप बाज़ार जाओ तो आइसक्रीम लेते आना, और आप क्या करते हो कि बाज़ार जाते हो तो आइसक्रीम नहीं लेके आते हो, तो आप छोटी बहन के आंसरेबल हो गए कि आपने आइसक्रीम क्यों नहीं लाया। इसका आंसर आपको छोटी बहन को देना पड़ेगा। तो आप कुछ भी आंसर दोगे, जैसे मैं भूल गया। तो उसी तरीके से अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी पॉलिसी बनती है या किसी भी तरह का डिसीजन लिया जाता है, तो वो सारे डिसीजन का जो भी आउटकम होगा, उन सारे आउटकम के लिए लोगों को आंसर देना पड़ेगा। किसे? गवर्नमेंट को। दैट्स वाई डेमोक्रेटिक कंट्री इज ए अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि दे आर आंसरेबल टू द पीपल। यहाँ तक समझ में आया? अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा वर्ड, रिस्पॉन्सिव को। रिस्पॉन्सिव का वर्ड को अगर हम समझे तो इसका मतलब हुआ रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ पीपल। एक कंट्री में लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें होती है, साथ ही साथ उनके बहुत सारे डिमांड होते हैं। तो उन जो भी डिमांड है प्लस जो भी नीड्स है, अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर उनके डिमांड्स और उनके नीड्स का रिस्पॉन्ड करती है, तब उसे हम लोग रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, समझिए कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को किसी दूसरे कम्युनिटी से, किसी बी कम्युनिटी से प्रॉब्लम हो रहा, तो ये शिकायत लेके गई कि किसके पास? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट अगर इनके जो डिमांड है, डिमांड क्या है कि जो बी कम्युनिटी से प्रॉब्लम हो रहा है वो इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए, तो अगर इनके डिमांड को ये डेमोक्रेटिक कंट्री मान लेती है तो हम लोग कहेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री इज अ रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर नहीं मानती है तो हम रिस्पॉन्सिव नहीं कह पाएंगे। तो देखिए गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसे रिस्पॉन्सिव क्यों कहा गया? क्योंकि दे रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। तीसरा है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि दिस गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेबल बाय द पीपल। ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ये लोगों के द्वारा ही तो चुनी जाती है। इनको जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें कौन चुनता है? लोग ही चुनते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों वर्ड समझ में आया। अकाउंटेबल का मतलब हुआ कि दे आर आंसरेबल टू द पीपल। रिस्पॉन्सिव का मतलब रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ पीपल। लेजिटिमेट गवर्नमेंट कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों के द्वारा ही चुने गए हैं। अब आइए हम लोग एक डिस्कस करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल क्यों कहा गया है। आइए समझिए ध्यान से। सबसे पहले दे कंडक्ट डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कोई भी पॉलिसी जब बनता है या कोई भी न्यू डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उस कंट्री में उसके पहले, उस डिसीजन को लेने से पहले वहाँ बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं और नेगोशिएशंस होते हैं। उसके लिए आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही साथ स्टेट असेंबली बना हुआ है। तो इन जगह पे क्या होता है, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं आपस में, उसके बाद उस डिसीजन को लिया जाता है। लेकिन अगर हम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, जैसे मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, तो ऐसा नहीं होता है।
सेकेंड बात करें, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, जैसे कोई भी डिसीजन लिया गया या डिसीजन बनाया गया तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी वो किस तरीके से, किस प्रोसेस से बनाया गया है वो सभी को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टी का अगर नेता जीता तो डायरेक्ट बोला कि ये डिसीजन होना चाहिए, डायरेक्ट बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना हुआ है, उसमें बहुत सारे नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर दिए गए हैं कि अगर कोई न्यू डिसीजन लिया जाता है देश के लिए या कोई भी लॉ बनता है तो उसके ये प्रोसीड्यूर होंगे, यानी ये प्रोसेस होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो बनेगा। अगर थर्ड हम बात करें, होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होता है डेमोक्रेसी में, इसके लिए, इसको चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। आप लोग जानते होंगे इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे बनाया गया है जहाँ एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है जो कि पूरा देखभाल करता है कि कहीं भी अगर इलेक्शन हो रहा है तो वो फ्री एंड फेयर हो रहा है। साथ ही साथ हैविंग ओपन पब्लिक डिबेट, पब्लिक डिबेट होता है जहाँ लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है सवाल पूछने के लिए। तो इसके लिए आप लोग को भी पता है कि मीडिया का सेटअप है। मीडिया जो होती है बहुत सारे जगह पे आपने देखा भी होगा कि जो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी के नेता प्लस जो अपोजिशन पार्टी के नेता वो होते हैं और बहुत सारे लोग भी होते हैं, तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? मीडिया करता है। तो ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वहाँ डिस्कशन होगा, नेगोशिएशन होगा, कोई भी डिसीजन मेकिंग होगा तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और ओपन पब्लिक डिबेट होगा। और उनके लिए ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें बताते हैं कि वास्तव में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नोन एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों कहलाती है? मैंने आपको बताया था पहले कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसलिए कहलाती है क्योंकि ये लोगों के द्वारा ही चुना जाता है और इसे लोग एक्सेप्ट करते हैं। इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए इसके क्या क्या और पॉइंट्स हो सकते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहलाती है क्योंकि ये, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ पीपल्स ऑन गवर्नमेंट, ये लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुनी गई है। सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, पीपल विश टू बी रूल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाई देम। पीपल जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो वैसे रिप्रेजेंटेटिव से रूल, मतलब कि वैसे वो चाहते हैं कि ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हमारे कंट्री पे रूल करे जिसको वो खुद इलेक्ट किए हों। ऐसा नहीं जो डायरेक्ट आए और सारा रूल एंड रेगुलेशन अपने हैंड में, कंट्रोल में ले ले। थर्ड फॉर्म है कि नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव, हमेशा तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होती है और क्लीन नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये एक पीपल्स ऑन गवर्नमेंट है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। आपको समझ में आया? अब देखिए एक और क्वेश्चन है, जो आपके जो 2024 के बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन फिक्स है आना। और ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि हाउ डज अ डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट? एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो किस तरीके से एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है? ये बहुत सिंपल है, वही सारा पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि लोगों के पास ये चॉइस होता है कि वो अपने रूलर को चुन सके, इलेक्ट कर सके, प्लस जो रूलर के पास जो कंट्रोल होता है, ध्यान दीजिएगा, रूलर पे जो कंट्रोल करना होता है वो भी लोगों के पास होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी रूलर जो है अच्छा काम नहीं करता, रॉन्ग काम करता है, तो अगले इलेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? उस रूलर को हटा देंगे। प्लस मान लीजिए कि अभी वो पावर में है, वो रूलर पावर में है, फिर भी वो कोई ऐसी पॉलिसी लाया जो हमें पसंद नहीं आया, तो उसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करने का भी पावर डेमोक्रेटिक कंट्री में है। दैट्स वाई ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगा। सेकेंड क्या है? पीपल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अगर कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो उसमें लोगों की भी भागीदारी
होती है। तीसरा मैंने आपको समझाया था अकाउंटेबल, फिर रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंसी। ये तीनों जो वर्ड है इससे आपको एक एक पॉइंट खुद से बना के लिखना है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि अकाउंटेबल किसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिव किसे कहते हैं, और ट्रांसपेरेंसी में आपको बताया कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है या कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो उसके ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बहुत सारे नॉर्म्स और प्रोसीड्यूर हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, जैसे लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। तो ये आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इन तीनों को एक एक पॉइंट लिख सकते हो, इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो तीसरा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो तीसरा टॉपिक है हमारा, उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये डेमोक्रेसी की कुछ प्यारी प्यारी बातें आपको बताता हूँ, लेकिन ये बातें आपको शायद बहुत ज़्यादा प्यारी ना लगे। उसका क्या वजह है, ध्यान दीजिएगा। जब 1950 से, ध्यान दीजिए, कब से, 1950 से 2000 तक कंपेयर किया गया, 1950 ईयर से 2000 ईयर तक जब कंपेयर किया गया तो क्या देखा गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ध्यान दीजिएगा, देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उस कंट्री में स्लाइटली ज़्यादा मिला जिस कंट्री में डिक्टेटरशिप था। कहाँ? जिस कंट्री में डिक्टेटरशिप था, डेमोक्रेसी से स्लाइटली उस कंट्री में इकोनॉमी ज़्यादा मिला। लेकिन अब इस इकोनॉमी जो ज़्यादा मिला जिस कंट्री में, जहाँ जिस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट नहीं है। वजह क्या है, आप लोग इकोनॉमी में पढ़िएगा कि एक देश का जो इकोनॉमी होता है सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वहाँ की कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। देश की इकोनॉमी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कंट्री की पॉपुलेशन पे, देश की पॉपुलेशन कितनी है। नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ इकोनॉमिक थोड़ी में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। फिर एक ग्लोबल सिचुएशन, उस कंट्री का जो कंडीशन है, उस कंट्री का जो रिलेशन है वो ग्लोबली किस तरीके से है, यानी वो कंट्री क्या दूसरे कंट्री के घर जाके वो इन्वेस्ट करती है या ना करती है, या दूसरे कंट्री के लोग वहाँ आके इन्वेस्ट करते हैं या ना करते हैं। तीसरा है कोऑपरेशन फ्रॉम अदर, यहाँ कंट्री होगा, सिचुएशन नहीं होगा, अलग अलग कंट्री से कैसा कोऑपरेशन है, इस बात पे भी निर्भर करता है। फिर इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, देश किस चीज़ में इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखे हुए हैं। जैसे बहुत सारा देश अपना पैसा आतंकवाद पे खर्च कर देता है, तो जाहिर सी बात है उस कंट्री में इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। बहुत सारा देश एजुकेशन पे खर्च करता है, बहुत सारा देश कृषि पे खर्च करता है, तो उस कंडीशन में वहाँ की इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट होगी। तो इन सारी बातों पे भी इकोनॉमी डिपेंड करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी फिर भी डिक्टेटर से बढ़िया है। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग देखें तो ये जो आपको इकोनॉमी में डिफरेंस दिख रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्टेटर और डेमोक्रेसी के बीच में, ये बहुत लेस है, बहुत मतलब स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। किसके किसके बीच? डिक्टेटर और डेमोक्रेसी के बीच। अब ध्यान दीजिए, एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज नॉट अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी नहीं है। मतलब क्या है कि अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, इसका बिल्कुल 100% ये मतलब नहीं है कि वहाँ इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी और भी चीज़ें पे डिपेंड करती है, जैसे आपको बताया कंट्रीज पॉपुलेशन, ग्लोबल सिचुएशन, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री, इन सारी चीज़ों पे। तो ये जो आपका टॉपिक था, ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें बेसिकली ये समझना था कि देश की इकोनॉमी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, और डेमोक्रेसी होने का ये मतलब नहीं है कि देश का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेहतर ही हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिक्टेटरशिप में थोड़ी सी स्लाइट इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा, तो आप बोलोगे भैया यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है तो डिक्टेटर आप बना दो,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं अपना चौथा टॉपिक, जिसका टाइटल है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। यानी देश में जो पॉवर्टी होती है, यानी पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी का क्या मतलब होता है? गरीबी। और इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। यानी जो देश में लोग रह रहे हैं उनके बीच कैसी इनइक्वालिटी है और वो लोग किस तरीके, किस लेवल पर गरीब हैं। दैट मीन्स इकोनॉमी जो है डिवाइडेड है कंट्री में। जैसे ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि डेमोक्रेसी जो है हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी तो प्रोवाइड करती है। इट मीन्स जैसे हमें वोट देने का अधिकार है, हमें इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, हमें हमारे रूलर को चेंज करने का अधिकार है, ये सारे पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है। यानी अगर आप चाहे कितने भी अमीर हो या गरीब हो या किसी भी कम्युनिटी से आते हो, आप सभी को पॉलिटिकल इक्वालिटी है। तो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी तो प्रोवाइड करती है, बट इकोनॉमिक इक्वालिटी डेमोक्रेसी प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब हुआ कि जब देश के सभी लोगों को देखा जाएगा तो सभी लोगों के पास इकोनॉमी में, यानी हर एक लोगों के पास सेम पैसा नहीं होता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा होता है, किसी के पास बहुत कम होता है, कोई बहुत अच्छे से रह रहा है, किसी के पास बहुत प्रॉब्लम है। तो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब हुआ कि हर एक लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी के जगह पर क्या देखने के लिए मिलता है? ह्यूज इनइक्वालिटी इन इकोनॉमी अमंग पीपल। यानी इकोनॉमी में बहुत इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलता है, ह्यूज इनइक्वालिटी अमंग पीपल, यानी लोगों के बीच में। अब आइए देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। सम अल्ट्रा रिच पीपल इंजॉय हाईली शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन डिसप्रपोर्शन। यानी कुछ अल्ट्रा रिच पीपल, यहाँ ध्यान दीजिए वर्ड यूज किया गया अल्ट्रा रिच पीपल। अल्ट्रा रिच पीपल यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। तो वो देश का जो बहुत सारा वेल्थ और इनकम है उन लोगों के पास रहता है। यानी पूरे कंट्री की इनकम को देखा जाए, उनके शेयर को देखा जाए, तो कुछ अल्ट्रा रिच पीपल के पास देश का बहुत सारा पैसा रहता है। ध्यान से समझिएगा फिर से। एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी द पीपल हैव वेरी लिटिल टू सस्टेन देयर क्वालिटी लाइफ। अगर हम समाज को और भी देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे समाज में बहुत वैसे भी लोग हैं जो अपनी क्वालिटी लाइफ जी नहीं पा रहे हैं, जिन्हें ध्यान से समझना है, जिन्हें बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, यानी बेसिक नीड्स ऑफ जो लाइफ है वो भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति के जीवन में बेसिक नीड्स क्या होता है? फूड होता है, क्लॉथिंग होता है, हाउस होता है, एजुकेशन होता है, एक अच्छा हेल्थ होता है। तो इन सारी चीज़ों को, इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। तो इस तरीके से देश में इनइक्वालिटी है इकोनॉमी में देखा जाए। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हमें प्रोवाइड करती है ये गवर्नमेंट, बट इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में ये देखा गया है कि ये फेल होती है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे हम लोग देखें तो करप्शन इज़ द वेरी ह्यूज रीजन फॉर दिस। करप्शन जो है बहुत एक कह सकते हैं बहुत एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है जिसके वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ध्यान दीजिएगा डेमोक्रेसी को फेवर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपने लीडर को चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द रूलर्स। जो भी गवर्नमेंट है पावर में उसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे आप मोनार्की से, डिक्टेटरशिप से, तो अगर आपके घर में या आपके कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग लें इंडिया का कॉलोनियल पीरियड, जैसे ब्रिटिश रूल जिस टाइम था, तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया में जो है बहुत सारा, एक सुने होंगे आपने बेगार, ये वर्ड है, बहुत सारे लोगों से काम करवाया जाता था, उसके बदले उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता था या ना के बराबर दिया जाता था। इसके बावजूद वो लोग कुछ नहीं कर पाते थे, सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते थे।
तो अगर इस टाइप का गवर्नमेंट रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। इसलिए डेमोक्रेसी बहुत बेहतर है दैट एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। इसे आप नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल डाइवर्सिटी को। देखिए अब हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। ये है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि जो देश में अलग अलग डाइवर्स पीपल रहते हैं और डाइवर्स कल्चर फॉलो किया जाता है, उन सारे डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी एकोमोडेट करती है, यानी एक साथ लाने की काम करती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सोशल डाइवर्सिटी का, यानी सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो सिंपल है, आपको भी पता है कि जो किसी भी कंट्री में या जो पार्टिकुलर कंट्री का हम लोग बात करें तो उस कंट्री में द प्रेजेंस ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट कल्चर, यानी कि अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो किया जाता है, अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, अलग अलग रिलीजन फॉलो किया जाता है। तो इन सारी जो कलेक्टिवली अगर हम लोग लोगों को देखें जो अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उसे हम लोग सोशल डाइवर्सिटी कहते हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब एक प्लेस पर, एक जगह पर अलग अलग डाइवर्सिटी को के लोग रहते हैं तो वहाँ कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है और डिसहार्मोनी होता है। दैट मीन्स लड़ाई झगड़ा हो जाता है कभी कभी दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में, जो अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ अशांति का भी माहौल बनता है, यानी वहाँ शांति भंग होता है। कभी ऐसा होता है कब, जब देश में सोशल डाइवर्सिटी रहती है तब। लेकिन इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अभी हम और भी प्रॉब्लम समझते हैं। और भी प्रॉब्लम्स क्या होता है, जैसे पीपल जो है जो किसी एक खास रिलीजन के होते हैं या किसी एक खास रेस के यानी एक नस्ल के होते हैं, वो दूसरे रिलीजन के या दूसरे रेस के पीपल को डोमिनेट करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जो अपने रिलीजन को अगर आप सुपीरियर समझोगे, ध्यान दीजिएगा, अपने रिलीजन को क्या समझ रहे हो, सुपीरियर, और जो अदर रिलीजन है उसको अगर आप अपने रिलीजन के सामने इन्फीरियर समझते हो तो इसे हम लोग कम्युनलिज्म कहते हैं। तो अगर इस तरीके की घटना होती है तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है। लेकिन ये कहाँ होगा, जहाँ बहुत सारी सोशल डाइवर्सिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नॉन डेमोक्रेटिक रिज्म इग्नोर सोशल डिफरेंसेस और सेपरेट्स इट। खेल तो यहाँ से चालू हो रहा है, गेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि सोशल डाइवर्सिटी के रहने के बाद अगर ये सारी प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, डिसहार्मोनी होता है और एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन को सप्रेस करते हैं, तो उस जगह पर अगर नॉन डेमोक्रेटिक रिज्म है, यानी अगर वैसा कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, इन सारी प्रॉब्लम को नहीं देखते और उसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और भी दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, यानी सारे सोशल डाइवर्सिटी को एक लाने का काम करता है। अब किस तरीके से एक लाता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आप तब तक इसे नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि हाउ डू डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, यानी डेमोक्रेसी किस तरीके से सोशल डाइवर्सिटी को एक साथ लाती है। तो देखिए उसके कुछ पॉइंट्स हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन, यानी डेमोक्रेसी हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है। जैसे इंडिया में किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस और प्रोपेगेट करने का आज़ादी है। दैट कम्स इन आवर फंडामेंटल राइट्स। आपको एक बार सर्च कीजिएगा या पढ़िएगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये आपका HW रहा। उसके बाद डेमोक्रेसी हमें सिखाती है कि हमें हर एक सोशल ग्रुप का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एवं अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी डिफरेंसेज आती है या कोई भी समस्या आती है दो कम्युनिटी के बीच में, तो उसे शांति से नेगोशिएट करके, यानी आपस में बातचीत करके उसे रिसॉल्व करना चाहिए। ये चीज़ सिर्फ पॉसिबल है डेमोक्रेसी में। थर्ड नंबर है एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा सेटअप है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत आसानी से सोशल डिफरेंसेस को हैंडल किया जाता है। जैसे
हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, प्लस हमारे देश की जो मेन फाउंडेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेसिस है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत आसानी से किया जाता है। जैसे बेल्जियम, आपने पहला चैप्टर अगर पावर शेयरिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बेल्जियंस मॉडल लाया गया था, जिसमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लाई गई थी जहाँ वहाँ की जो अलग अलग जो कम्युनिटी थी उसे एक साथ एकोमोडेट किया गया था। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, यानी 2 कंडीशंस अभी आपको जानने हैं जिससे आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी जो है इन 2 कंडीशंस के अंदर सोशल डाइवर्सिटी को एक करता है। देखिए इसको मैं समझाने से पहले एक वर्ड जानिए, मेजोरिटी। अगर कोई गवर्नमेंट किसी कंट्री में जीत जाती है तो उसे मेजोरिटी गवर्नमेंट कहते हैं, और साथ ही साथ रूलिंग गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो मेजोरिटी गवर्नमेंट जो होगी उनकी कोई अपनी विचारधारा होगी, कोई अपना ओपिनियन होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजोरिटी ओपिनियन। तो ये पहला कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजोरिटी ओपिनियन। डेमोक्रेसी जो है मेजोरिटी ओपिनियन के द्वारा ही सिर्फ रूल नहीं किया जा रहा, इसके साथ साथ द मेजोरिटी ऑलवेज need to work with minority so that government function to represent general view। that means क्या होता है कि जो मेजोरिटी कंट्री होती है, मेजोरिटी जो गवर्नमेंट होती है, उन्हें माइनॉरिटी के साथ यानी जो अपोजिशन गवर्नमेंट है उनके साथ भी मिलके काम करना पड़ता है, उनकी भी थिंकिंग को, उनकी भी ओपिनियन को कभी कभी मानना पड़ता है ताकि लोगों का जो जनरल व्यू है उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। और दूसरा कंडीशन ये है कि रूल बाय मेजोरिटी, यानी अगर किसी देश में हम कहते हैं कि मेजोरिटी के द्वारा रूल किया जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस देश में किसी मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा रूल किया जा रहा है, चाहे वो रिलीजन के टर्म में हो या किसी अलग रेस के टर्म में हो या कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप के टर्म में हो। यानी जैसे मान लीजिए कोई एक लैंग्वेज है जो कंट्री में ज़्यादा बोली जाती है और हम बात कर रहे हैं कि इस कंट्री में मेजोरिटी के द्वारा रूल किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, जो लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है वैसे लोगों के द्वारा ये कंट्री में रूल किया जा रहा है। तो ये 2 कंडीशन है, आपको ध्यान में रखना है, इसे आप नोट कर सकते हो। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। आइए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन को डिस्कस करते हैं। देखिए डिग्निटी का मतलब होता है मान मर्यादा, सम्मान, किसी व्यक्ति का शान, सेल्फ रिस्पेक्ट। साथ ही साथ फ्रीडम का मतलब तो आपको पता ही है, स्वतंत्रता। तो देखिए जब भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट मिले। क्या मिले? रिस्पेक्ट मिले। साथ ही साथ डेमोक्रेसी हर एक व्यक्ति के डिग्निटी को प्रमोट करे और फ्रीडम ऑफ सिटीजन के लिए भी काम करे, यानी हर तरह से व्यक्ति स्वतंत्र हो डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेशन है, बट हम लोग जब एक्चुअल रिकॉर्ड को देखते हैं तो थोड़ा सा इससे डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, जो हमारा समाज है वो सब ऑर्डिनेशन और डोमिनेशन पे बेस्ड है। दैट मीन्स हर व्यक्ति जो है खुद को दूसरों से ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। तो अगर इस तरीके का हमारा सेटअप है डेमोक्रेटिक कंट्री में, हर एक व्यक्ति जब ऐसा सोचता है तो हमें ये कहना कि हर एक इंडिविजुअल इक्वल है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सबसे पहले प्रॉब्लम तो यही है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि सब ऑर्डिनेशन और डोमिनेशन पर ये समाज बेस्ड है, जिसके वजह से हर एक व्यक्ति को समाज में एक साथ और इक्वलिटी की नज़र से नहीं देखा जाता है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम इक्वलिटी की बात करते हैं और डिग्निटी की बात करते हैं तो हमें भी पता है कि डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि जो वुमेन का जो डिग्निटी है इसे पाने के लिए कितने स्ट्रगल हमें करने पड़े। हमें बहुत लंबा स्ट्रगल चला डिग्निटी ऑफ वुमेन को पाने के लिए। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है कि वुमेन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में वुमेन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है तो फिर हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक पूरी तरीके से प्योरली नहीं कह सकते हैं। 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में कोई भी जब प्रिंसिपल बनता है
तो उसे लोग जो हैं मोरली भी एक्सेप्ट करते हैं और प्लस लीगली भी एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी प्रिंसिपल बना तो उसे जो लोग हैं मोरली यानी कि इस तरीके से समझते हैं कि हाँ ये देश के लिए अच्छा होगा, देश के बेहतर भविष्य के लिए अच्छा होगा, प्लस कानूनी तौर पे भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें, पार्टिकुलरली अपने देश की बात करें, तो डेमोक्रेसी जो है हमारे देश में, जो डेमोक्रेसी है वो डिसएडवांटेज ग्रुप को और जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है यानी जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है या जिस कम्युनिटी के साथ भेदभाव हो रहा है या जिस कास्ट के साथ भेदभाव हो रहा है, जिसे डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट कहा जाता है, उसे इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करता है प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हमारा देश। इसके लिए आपको पता है कि रिजर्वेशन की भी पॉलिसी हमारे कंट्री में अप्लाइड है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, इसे आप तब तक नोट कीजिए। आइए अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है। देखिए, डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल, यानी अगर हम प्रिंसिपल ही देखें, दैट मीन्स अगर हम कागज़ पर देखें तो डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी नज़र आती है, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। अगर लेकिन हम प्रैक्टिस में देखें, रियली किसी कंट्री को हम एग्जाम्पल लेके देखें तो बहुत ज़्यादा सही नहीं दिखती है। क्यों? इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन कीजिए। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल इन डेमोक्रेसी। इसका आंसर आपको खुद लिखना है, मैं आपको हिंट करता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि कभी कभी गवर्नमेंट लेस रिस्पॉन्सिव होती है, लोगों के नीड्स और डिमांड्स को उतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती है। फिर हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में। फिर क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने से डिसीजन मेकिंग का जो क्वालिटी होता है वो अफेक्ट करता है, इससे भी प्रॉब्लम होता है। करप्शन रेट, क्राइम रेट डेमोक्रेटिक कंट्री में जानते ही हैं आप बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन और इक्वल स्टेटस लोगों को प्योरली नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिसके वजह से डेमोक्रेसी जो है प्रिंसिपली तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा सही नहीं लगती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। बहुत ही मक्खन की तरह ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। और मैं आपको ये बताता हूँ कि अब एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन प्लस बोर्ड एग्जाम का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और भी अगर आप सिविक्स क्लास 10 का और भी वीडियोस देखना चाहते हो दूसरे चैप्टर का, मैंने सारे चैप्टर्स का बना रखा है, तो मेरे चैनल जो है इस चैनल पर लर्निंग गुप्ता पर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें सारे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये सेशन, ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस जो चैनल है हमारा आपका लर्निंग गुप्ता, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पूरी टीम को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।